हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस में। मैं हूं केवल आपके सामने। निदा फाजली की कुछ पंक्तियां हैं। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में शामिल, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ किसी के वास्ते कहाँ बदलती हैं राहें, खुद को बदल सको तो चलो। इसी तरह से आज के हमारे जो मेहमान हैं, उन्होंने खुद को एक एस्पिरेंट से एक अधिकारी के रूप में बदला है, और यह बदलाव उनका हुआ है किस धूप से निकलकर। वह धूप थी चुनौती की, वह धूप थी तैयारी की। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष कुमार जी। यूपीपीएससी 2022 में आपका चयन हुआ, इसके लिए आप सबसे पहले अपना परिचय देंगे अभ्यर्थियों को। थैंक यू वेरी मच सर। मेरा नाम आशुतोष कुमार है और मैं मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूँ, मुजफ्फरपुर बिहार से। और मैंने ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किया है और मैं अभी एज ए जीएसटी एंड सेंट्रल गैस इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ और मेरा यूपीपीसीएस में डीएसपी में रैंक 6 आया है। अरे वाह! तो कैसा लग रहा है अभी रिजल्ट के बाद? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब जैसा कि आपने कहा कि मतलब एक मोमेंट पे जब रिजल्ट आया तो मतलब वो मोमेंट ऐसा था जब एस्पिरेंट से जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक अधिकारी का, तो वो मोमेंट ऐसा था जिसको मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। मैं जितना कहूँ उतना कम होगा, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा के बाद उस मुकाम पे पहुँचना एक बहुत बड़ा मोमेंट था वो मेरे लिए, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरी फैमिली के लिए। तो अच्छा, तो जब रिजल्ट आया तो किसने आपको बताया और रिएक्शन क्या था फिर उस वक्त आपका? एक्चुअली उस दिन लग रहा था कि रिज़ल्ट आएगा, तो मेरा भाई और मैं चेक कर रहे थे थ्रू आउट द डे। सो एट लास्ट मतलब शाम में लगा कि अब जस्ट आने ही वाला है। तो जैसे ही मतलब पीडीएफ अपलोड हुआ तो मतलब घबराहट में सिस्टम मतलब ओपन नहीं हो रहा था मेरा। तो मेरा भाई मुझे मैसेज किया कि डीएसपी, जस्ट इतना ही मैसेज किया, डीएसपी। सो मतलब ऊपर आता है, पॉपअप आता है व्हाट्सएप में। तो मैंने देखा, उसके बाद तो मैं स्पीचलेस हो गया कि मतलब अचानक से लगा कि मतलब ये क्या हो गया। मतलब हालांकि एग्ज़ाम अच्छा गया था तो मैं सोचा था कि लिस्ट में नाम होगा, बट इतना अच्छा होगा ये मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक अच्छा पद मिल जाएगा साथ में, ये आपको बहुत अच्छा फील करा गया। तो अब बात करें, आपको तो अच्छा लगा ही, आपके आसपास का माहौल कैसा था? घर में क्या माहौल था सिलेक्शन के बाद? मुझे जितना अच्छा लगा, मुझे लगता है उससे कई गुना ज़्यादा मुझे पूरे परिवार को अच्छा लगा, क्योंकि हालांकि वो मुझे बताते नहीं थे, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के कारण थोड़ा सा प्रेशर भी क्रिएट हो जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी फैमिली में सभी को, और ख़ास कि मैं मेरी माँ को, मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। और जब रिज़ल्ट आया तो वो स्पीचलेस थी। मुझे लग रहा था कि सबसे ज़्यादा फीडबैक आएगा, बट एक्चुअली वो साइलेंस में ही सबसे बड़ा वो शोर मचा रहा था, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। इतनी खुशी का मौका था कि मतलब कुछ आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। मतलब सब भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे थे कि मतलब कुछ सारा शोर, जो भी शोर हुआ वह शोर सफलता की तरफ से हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय मैं पूरी फैमिली को और मैं अपने फ्रेंड्स को भी देना चाहूँगा। और जितने से भी सारे लोग थे मैंने सपोर्ट किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सभी को देना चाहूँगा। बट अगर बताना हो तो मेरी माँ जो है, उनका सहयोग काफ़ी रहा है इस जर्नी में, क्योंकि एक लंबी यात्रा है, स्प्रिंट नहीं है, मैं मैराथन कहूँगा है। तो एक लंबी यात्रा है, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो यू नीड द सपोर्ट सिस्टम। तो वो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह रही थी और उनका काफ़ी सहयोग रहा है, तो मैं उनको श्रेय देना चाहूँ। ये बात तो हो गई श्रेय की, लेकिन ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि आपको सिविल सर्विस में आना है, अधिकारी बनना है, और अभी जैसे डीएसपी बन गए, तो यहाँ तक आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? फैमिलीज़ में एक्चुअली मैं पहला था जो मतलब सर्विस में गया था, अभी जिस मैं पोस्ट पे हूँ। तो ये सिविल सर्विसेज में जाना एक बहुत बड़ी बात थी। तो मतलब मुझे लगता था शायद मुझसे हो पाएगा कि नहीं, तो ऐसा कभी लगा नहीं, तो इसलिए कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैं अभी जिस प्रेजेंट जॉब में हूँ, जब वहाँ पे गया तो कुछ लोगों को देखा कि मतलब वो तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगा शायद डूएबल है, किया जा सकता है। एंड जब मैं और अंदर देखता गया तो मुझे लगा कि नहीं, किया जा सकता है। और तब मैंने उसी टाइम मतलब जॉब में आने के बाद फिर मैं ठाना कि नहीं, इस यात्रा, वहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई एक्चुअली। तो प्रेरणा कहें तो बीज जो है वो एक बचपन में ही था, लेकिन उसको जो पोषण जो है और जो एक जो कहते हैं उसमें से जो अंकुरन हुआ, वो मेरे इस जॉब में आने के बाद ही हुआ। मतलब कि एक समाज में तो एक अधिकारी बनने के लिए चाह हर कोई देखता ही है, तो वो चाह तो कहीं ना कहीं शुरू से चली ही आ रही होगी। उसको एक सपने की तरह आपने देखा यहाँ पे आने के बाद, जब आप जहाँ जॉब कर रहे थे। तो आपने जॉब के बाद तैयारी करना शुरू किया, आप बता रहे हैं, तो किस वर्ष से आपने तैयारी शुरू की? 19 से मैंने शुरू किया था, लेकिन पहला प्रयास मेरा 2020 में था। तो
ये तीसरा प्रयास था जब मैंने सफलता हासिल की है। पहले प्रयास में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, दूसरे में मैं इंटरव्यू तक गया और तीसरे में फाइनल लिस्ट में नाम रहा। तो बात की जाए अगर तैयारी की आपकी शुरुआत की कि आपने पढ़ाई के बाद एक जगह जॉब की, फिर जॉब के बाद आपको आइडिया आया कि मुझे सिविल सर्विस में आना है, तो आपने एक समय लिया अपने हिसाब से, जब आपको लगा आपने तैयारी की। वैसे आइडियली देखा जाए कि तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए? किसी एस्पिरेंट को अगर अभी तैयारी करने का कोई मन बना रहा है तो आप उसको अपनी तरफ से क्या कहेंगे, कब से शुरू करना चाहिए? मुझे लगता है कि जितनी जल्दी अगर आप शुरू कर सकते हैं तो वो बेहतर होगा, लेकिन ये जो निर्णय है आपका खुद का होना चाहिए कि आपको सिविल सेवा में जाना है, वो एक्सटर्नली इम्पोज नहीं होना चाहिए। क्योंकि सभी को अच्छा लगता है, जैसा कि आपने बताया कि अधिकारी की ज़िंदगी या फिर अगर हम कुछ देखते हैं समाज में एक प्रेस्टीज है, तो वो एक पहलू है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, हर किसी के लाइफ में आते हैं। तो उन सब तमाम चीज़ों को निर्धारित करते हुए, अपने एप्टीट्यूड को, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए एक इंटरनली एक मोटिवेशन आना चाहिए, एक अंदर से एक इच्छा आनी चाहिए कि हाँ मुझे करना है। और जब एक बार डिसाइड कर लिया देन उसके बाद पीछे हटना नहीं चाहिए, मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि अगर इंटरनल कन्विक्शन रहेगा तो शायद वो आपको डिगा वहीं पे, मतलब आप रह जाएंगे उस जगह पे, मतलब आप पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन वहीं अगर आप एक्सटर्नली मोटिवेटेड है तो कहीं ना कहीं आप टू एंड फ्रो आप ऐसा चलता रहेगा। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि तैयारी करने की इच्छा अगर आपकी अंदर से आ रही है तो ये मायने नहीं रखता कि आप कॉलेज के समय में ये सोच रहे हैं या कॉलेज के बाद सोच रहे हैं या तो आप कहीं जॉब कर रहे हैं, वो समय मायने नहीं रखता कि आप कहाँ पर हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब लेकिन फिर भी कहूँगा कि मतलब जितना जल्दी अगर आप ये डिसाइड कर पाएँ तो वो उतना बेहतर होगा। जितनी जल्दी कर लें उतना बेहतर है। तो अब बात करें इस तैयारी से जुड़ी हुई कुछ और भी, जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो लोग पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं हैं या एवरेज नंबर आते हैं, या उन्हें लगता है कि शायद वो अधिकारी बनने के उस काबिल नहीं है, लेकिन इच्छा है, लेकिन उनको लगता है सिलेबस इतना बड़ा है, पढ़ने को इतना कुछ है। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अगर उनकी इच्छा प्रबल है, अगर वो सही में अगर आना चाहते हैं सिविल सेवा में, तो उनकी जो ये मानसिकता है कहीं ना कहीं से वो आ रही होगी, किसी न किसी असफलता के कारण आ रही होगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हम कहीं पर असफल हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वो काबिलियत नहीं है, क्योंकि सफलता बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करती है। तो हमें उन चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए, और अगर आप डिटरमाइंड हैं, अगर आपने तय कर लिया है कि अगर आप करेंगे, अगर आप एक निश्चित समय देने के लिए अगर आप तैयार हैं कि इतना आप मेहनत कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये अगर आप उस यात्रा पर अगर उतरते हैं अगर ऑनेस्टली, तो नहीं लगता ये जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं दूर होती चली जाएगी। और न सिर्फ सिविल सेवा में, बल्कि ये मानसिकता लाइफ में भी एक हर्डल पैदा करेगी कि हाँ मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो अगर आप वो एक माइंडसेट हो गया है और अगर आप आते हैं, अगर आप उसको दूर कर पाते हैं, तो आपकी लाइफ में भी वो, मुझे लगता है वो एसेट के रूप में होकर उभरेगा। तो मुझे लगता है कि किया जा सकता है। वैसे आपके सामने क्या चुनौती रही? जॉब के साथ में किस तरह से आपने तैयारी की, कितना मुश्किल था? जॉब के साथ तैयारी करना मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल रहा, और क्योंकि आप अगर खुद से कुछ रूटीन बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो उन एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही चलेंगी, क्योंकि ऑफिस के टाइम पे आपको कब टाइम मिलता है, कब छुट्टी मिलती है नहीं, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो एक चैलेंजिंग, तो काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए ये करना। इसके कारण से मुझे लगता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, और कुछ फैमिली इश्यूज़ भी थे जिस कारण से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया मुझे। जॉब के साथ आपको काफ़ी डिसिप्लिन रहना चाहिए, मुझे लगता है, तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि बहुत स्कोप रहता है कि आप ऑफिस के काम में हो सकता है उलझ गए और आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो एक एक्सक्यूज़ हो सकता है। तो हो सकता है कभी आपको कम टाइम मिलता है, कभी ज़्यादा टाइम मिलता है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कि आप अगर ऑफिस का अगर बहुत ज़्यादा है या फिर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट कुछ देर भी, एटलीस्ट हाफ एन आवर या 1 आवर, और जब मौका मिलता है तो उसको हम मेकअप कर लें। तो मुझे लगता है कंसिस्टेंसी इज़ द की टू गेट द सक्सेस इन दिस एग्जाम। बहुत सारे विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, जो किसी जॉब में नहीं है, जिनका काम सिर्फ तैयारी करना है, उनके सामने भी यह समस्या बनी रहती है कि समय कम पड़ रहा है, या समय इतना कम है कि हम पूरी तैयारी उतने तरीके से नहीं कर पाते जितनी तरीके से करनी चाहिए। तो आपके सामने देखिए बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो जॉब के साथ भी लगातार काम करते हैं, रोज़ ऑफिस जाते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं, उसके बाद आकर वो समय देते हैं, जितना भी समय होता है, लेकिन वो समय देते हैं तैयारी में। मुख्य बात यही है, आपने देखा होगा जितने सफल लोग हैं ऐसे सब एक खास बात बताते हैं कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको लगातार पढ़ना है। भले रोज आप पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप समय देते रहें। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा और एक दिन कम पढ़ा, बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल। अब बात की जाए प्रारंभिक परीक्षा की, तो आपने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे की?
मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया था, मतलब प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक लार्जली मेरा सेल्फ स्टडी ही रहा है। तो लेकिन प्रीलिम्स में पहली बार मैंने प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया था मैं, तो प्रीलिम्स मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहा था, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी कर रहा था और कितना पढ़ना चाहिए, सिलेबस तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम। तो मुझे लगता है वो समझने में थोड़ा टाइम लगा, जिस कारण से पहली बार मेरा चयन नहीं हो पाया और थोड़ा टाइम लगा। बट उसके बाद मैं जब ये समझ पाया कि एग्ज़ाम का डिमांड क्या है, देन मैंने दूसरी बार में प्रीलिम्स क्लियर कर लिया। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये समझें कि एग्ज़ाम का डिमांड क्या है। सिलेबस तो काफ़ी बड़ा है, आप देख के लगता है कि कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक दायरा भी है उसका, कितना मतलब डेप्थ हो सकता है क्वेश्चन का, कितना लेंथ एंड ब्रेथ हो सकता है, वो एक आइडिया लग जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं तो। उनका अच्छे से एनालिसिस करके हम अपने सोर्सेज को फिक्स कर लें तो मुझे लगता है कि फिर वो टाइम जो है वो नहीं लगेगा ज़्यादा टाइम। जैसे आपने बताया कि पहली बार में आइडिया नहीं था कि किस प्रकार से तैयारी करनी है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है तैयारी में। उसके बाद धीरे धीरे समय के साथ आइडिया आपको लगता गया, एक अनुभव लिया आपने, कड़वे अनुभव के साथ में आपको समझ में आया। तो इसमें अगर हम देखें कि कोई विद्यार्थी है, अभी वह तैयारी करना सोच रहा है कि अब शुरू कर दे, तो सबसे पहली सलाह आपकी क्या होगी? तो सबसे पहले तो आप एग्ज़ाम के डिमांड को समझें कि उसका सिलेबस क्या है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन न सिर्फ प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का, क्योंकि मेंस ही निर्णायक होता है आपका सिलेक्शन में और आपके रैंक में। तो सबका आप सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको अच्छे से देख लें, उसकी एग्ज़ाम के नेचर को समझ लें पहले, उसके बाद अपने सोर्सेज को डिसाइड करें कि आपको क्या पढ़ना है। और अगर कोई आपके जानकार हैं तो आप उनकी मदद ले सकते हैं, कुछ टॉपर्स के इंटरव्यूज़ वगैरह हैं वो भी देख सकते हैं आप, उन्होंने कैसे तैयारी की। लेकिन उनकी किसी की तैयारी को मुझे लगता है कि 100% आपके साथ फिट भी नहीं बैठ सकता है और वो ठीक भी नहीं है। आप जो चीज़ें वो फिट बैठती हैं आपके रूटीन में, आपके एप्टीट्यूड, आपके नॉलेज के हिसाब से, उन चीज़ों को अपना के अपना एक रूटीन बनाएं और अपना सोर्सेज फिक्स करें, एंड देन मुझे लगता है कि उस जर्नी को स्टार्ट किया जा सकता है। तो आपके अनुभव के हिसाब से एक सवाल यहाँ पे बनता है कि क्लास लेना, ऑनलाइन क्लास लेना या ऑफलाइन क्लास लेना, एक तरह से कहें यानी कि गाइडेंस लेना, कितना महत्वपूर्ण है इस तैयारी में? वैसे मैंने तो सेल्फ स्टडी से ही एग्ज़ाम क्लियर किया है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि एक गाइडेंस अगर हो तो यात्रा थोड़ी आसान हो जाती है। जो मुझे थोड़ा ज़्यादा समय लग गया एग्ज़ाम के नेचर को समझने में, और तो वो सब चीज़ों में टाइम थोड़ा कम लगता है, तो समय बचाया जा सकता है। तो अगर हमारे लिए पॉसिबल है, हमारे पास टाइम है, जैसे कि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं जॉब छोड़ के मैं कोचिंग में जाऊं, और अभी तो खैर ऑनलाइन की फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अवेलेबल हैं, तो मुझे लगता है कि किया जा सकता है और एक मार्गदर्शन तो मिलता है, तो उससे मदद अवश्य मिलेगी। हाँ, अब अगर घर बैठे भी मार्गदर्शन मिल सकता है जो बाहर नहीं आ सकते, तो उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफ़ी काम कर रहा है। बिल्कुल। तो आपने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में बताया कि किस प्रकार से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं, फिर उसके बाद सिलेबस देखना है, उसके बाद बात करें नोट्स बनाने की, तो आप नोट्स बना रहे थे, क्या सोर्स का इस्तेमाल कर रहे थे उसके लिए? प्रीलिम्स के लिए मैं ज़्यादा नोट्स मैंने बनाए नहीं थे, जो बुक्स थे उन्हीं से मैं अंडरलाइन किया था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उन्हीं को मैंने पढ़ा था, और जो नॉर्मल किताबें होती हैं उनको मैं जस्ट अंडरलाइन कर लिया था। कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे जो जस्ट मुझे लगता है कि मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, तो उनको बनाया था। डिटेल नोट्स मैंने प्रीलिम्स के लिए नहीं बनाया था, उसी को मैं बार बार पढ़ रहा था, तो प्रीलिम्स के लिए तो मैंने यही किया था। बात की जाए सोर्सेज की, आपने जो बुक्स की बात की, तो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के नाम आप बताएंगे? जी, जो सभी पढ़ते हैं मैं वही बोलना चाहूँगा। ऐसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, और हिस्ट्री का मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा था, और एंशिएंट मिडिवल के लिए तो हालांकि सतीश चंद्र एंड आर.एस. शर्मा को स्टैंडर्ड बुक माना जाता है, बट मेरे पास टाइम इतना नहीं था कि उसको मैं पूरा कर पाऊँ, तो मैंने तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक्स आती हैं, काफ़ी पतली किताब है, तो मैंने उनको फॉलो किया था। और ज्योग्राफी के लिए मैंने बस 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ी थी, और जहाँ पे ज्योग्राफी में डाउट्स वगैरह होते थे, चूँकि तो अभी जो नेट्स पे तो काफ़ी कुछ अवेलेबल है, तो वहाँ पे मैं ज्योग्राफी के फिगर्स वगैरह, मैप्स एंड ऑल, तो वो देख लिया करता था। तो इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस पढ़ा था, बट पूरा मैं नहीं पढ़ा था, मतलब मुझे जो लगा जो रिलेवेंट पोर्शन है बस वही मैं पढ़ा था। तो थोड़ी सेलेक्टिव रही थी पढ़ाई, चूँकि उतना नहीं था। अगर टाइम होता तो शायद मैं जो मैं आपको बोला शायद उसको पढ़ता, लेकिन टाइम कम होने के कारण मुझे थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ा। और वही मैं बोल रहा था कि आपके पास जो जितना समय है, आपके पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, तो आप उनको ध्यान में रखते हुए अपना खुद एक इंडिपेंडेंट अपना पाथ और सब कुछ निर्धारित करें, तो फिर आपको आसानी होगी। अब बात करें मेंस की, तो मेंस की तैयारी आपको क्या लगता है कब से शुरू करनी चाहिए, आपने कब से की थी?
मेंस की तैयारी मुझे लगता है प्रीलिम्स मेंस की तैयारी अलग नहीं होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ही मुझे लगता है बेटर है, क्योंकि जो भी तमाम सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में आते हैं वो मेंस में भी हैं। तो अगर आप एक इंटीग्रेटेड पढ़ाई करते हैं तो ओवरऑल आपका टाइम कम लगेगा और आपको फाइनल सिलेक्शन ही लेना है, आपको प्रीलिम्स तो क्लियर करना नहीं है, आपको फाइनल लिस्ट में होना चाहिए, तो मेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होना चाहिए और प्रीलिम्स से 2 महीने पहले, एंड अगेन आई विल से कि डिपेंडिंग ऑन अपॉन योर ओन प्रिपरेशन कि आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है, पर मुझे लगता है कि एग्ज़ाम से 2 महीने पहले आपको डेडिकेटेड प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करना चाहिए, कि आपको फिर डाउट नहीं रहे कि हाँ प्रीलिम्स होगा कि नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद अगर हम बाउंड्री पे हैं तो वो 1 महीना वेस्ट हो जाता है। अगर हम सेफ कट ऑफ है हमारा तो हम राइट आफ्टर द प्रीलिम्स वी कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ मेंस। तो यहाँ पे आपने बताया कि साथ में अगर करें दोनों की तैयारी तो बढ़िया है, लेकिन हाँ प्रीलिम्स से थोड़ा पहले तैयारी को हम विराम कर ले लें उससे मेंस की तैयारी से, और फिर प्रीलिम्स पे हम ध्यान दें 2 महीने कम से कम, मुझे लगता है। तो कौन सा सबसे बड़ा फैक्टर है जो आखिरी के 2 महीनों में प्रीलिम्स में हमें सफल करा सकता है? तो आपने जैसे बताया कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के साथ साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी कर देनी चाहिए, लेकिन बीच में जैसे ही परीक्षा पास आ जाए तो मुख्य छोड़ के प्रारंभिक की तैयारी में लग जाना चाहिए। तो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए और क्या विशेष किया जा सकता है, जैसे टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस या और कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं? हाँ बिल्कुल, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चूँकि आते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स में, तो फैक्ट्स आपको ध्यान रहने चाहिए। मेंस में एक ओपिनियन आपका फॉर्म होना चाहिए, लेकिन प्रीलिम्स में आपके फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। तो जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे एंड टेस्ट सीरीज जैसा कि आपने कहा, तो टेस्ट सीरीज़ मैं सजेस्ट यही करूँगा कि टेस्ट सीरीज एंड एमसीक्यू जितना सॉल्व कर सकते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले, और आपने जो इंटीग्रेटेड पढ़ाई की थी जैसा मतलब प्रीलिम्स और मेंस की, उसके बाद हम उनको रिवाइज़ करें शॉर्ट नोट्स बना के, या फिर अगर कोई बुक है ऐसी जिसमें शॉर्ट्स में फैक्ट्स वगैरह दिए हुए हैं तो उसको रिवाइज़ करते रहें हम बार बार और एमसीक्यू उस पर सॉल्व करते रहें ताकि वो सेट हो जाए, ताकि एग्ज़ाम में रिकॉल करने में आसानी हो। तो लास्ट में मुझे लगता है कि दिस इज़ द बेटर आइडिया। और मेंस में सफल होने के लिए क्या बेहतर आइडिया रहेगा? मेंस में तो आंसर राइटिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको नॉलेज तो होना ही चाहिए, आपने पढ़ाई करी है, मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों के पास नॉलेज होता है, और जो प्रेजेंटेशन है और जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि आप जो जानते हैं उसको आप निर्धारित समय में आप पेपर पे उतार सकें। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और या फिर आप क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करें। पर अगेन मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन की क्वालिटी है वो तभी आप समझ पाएंगे कि आप कितना अच्छा लिख रहे हैं जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। तो प्रीलिम्स में तो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन मेंस में टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग, और मेंस के लिए ये भी किया जा सकता है कि चूँकि सिलेबस इतना बड़ा है, इतने सारे मतलब 4-6 पेपर्स हैं जीएस के, तो खैर अभी तो जीएस हो गया, पहले ऑप्शनल था, तो इतना कुछ रिवाइज़ करना इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मुश्किल हो जाता है। तो कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए जा सकते हैं जिसको बार बार लास्ट मोमेंट में, इवन लास्ट वीक में, तो कॉन्फिडेंस भी आता है कि मुझे चीज़ें याद हैं, और वो फिर एग्ज़ाम में भी फिर उसका रिजल्ट भी आता है। तो मुझे लगता है कि आपके हिसाब से कब से शुरू कर देनी चाहिए टेस्ट सीरीज, यानी कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस? मुझे लगता है कि अगर आपने, जब तक आपने एक बार सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया है, आपका एक ओपिनियन बिल्ड हो गया, मुझे लगता है तभी आपको टेस्ट सीरीज़ करना चाहिए। कि बहुत सारे लोग सिंस वो जब से स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, कुछ लोग फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे दे स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है, क्योंकि आपके पास मटेरियल होना चाहिए। आप जो लिखना चाह रहे हैं, आप जो आंसर में लिखेंगे, अगर वो आपके पास नहीं होगा तो जस्ट एक वो मेमोराइज़ करने वाली बात हो जाएगी। तो आपका खुद का एक ओपिनियन फॉर्म होना चाहिए, आपको पता होनी चाहिए चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिवली, वो तभी होगा जब आप पढ़ लिए उन सब चीज़ों को। तो एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, पढ़ लेने के बाद मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग शुरू करनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि प्रीलिम्स से पहले अगर हो जाए एक बार एटलीस्ट तो बेटर होगा, क्योंकि राइट आफ्टर प्रीलिम्स अगर हम आंसर राइटिंग और स्टडी एक साथ शुरू करें तो मुझे लगता है वो बेटर होगा। करंट अफेयर की बात करें तो उसकी तैयारी आपने कैसे की थी? करंट अफेयर्स के लिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ा करता था। डेली तो नहीं हो पाता था क्योंकि उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, और टाइम मेरे पास बहुत ही कम था, तो मैं मंथली मैगजीन्स को देख लिया करता था एंड उससे कुछ शॉर्ट नोट्स बना लिया करता था जो मुझे लगता था कि इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने मंथली मैगजीन्स को फॉलो किया एंड नाउ एंड देन न्यूज़पेपर पढ़ा करता था, बट मोस्टली जो मेरा काम है वो मंथली मैगजीन से ही हुआ है। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स काफ़ी चलन में है, जैसे कि वेबसाइट हो गया या यूट्यूब चैनल हो गया या इसी तरह से कुछ अन्य प्लेटफॉर्म। तो अभ्यर्थी को इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है या किस तरह से इससे फ़ायदा उठाया जाना चाहिए?
ऑनलाइन जो मटेरियल अवेलेबल हैं या फिर टेलीग्राम के थ्रू या फिर जैसा कि आपने कहा यूट्यूब के थ्रू, तो कहा जाए तो एक बाढ़ सी आ गई है ऑनलाइन मटेरियल्स की। तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू हैं। एक तो है कि बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है तो हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी पढ़ सकते हैं, जो कि पहले नहीं था। बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं जो आपको काफ़ी मतलब अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो खोजना चाह रहे हैं उन चीज़ों को ना छोड़ के हम उन चीज़ों को पढ़ना शुरू कर देते हैं जो एक बार ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, या फिर शायद हमारे टाइम का वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो चीज़ें इतनी आकर्षक लगती हैं, इतने अच्छे से और ऑलरेडी एक्चुअली में वो मटेरियल अच्छी होती हैं, बट बात ये है कि क्या हमारे वो टाइम का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है। अगर हम कोई चीज़ पढ़ चुके हैं, फिर कोई अच्छा वीडियो आ गया, अच्छा मटेरियल आ गया, हम उसको दोबारा पढ़ रहे हैं, उन सब चीज़ों को छोड़ रहे हैं जो हमने नहीं पढ़ा है, तो ये कौन-सा होता है इसमें मतलब इसमें टाइम वेस्ट हो जाना बड़ी आम बात है। तो बहुत अच्छा है मुझे लगता है ये जो मीडियम्स है, पर इसका मुझे इस्तेमाल थोड़ा अच्छे से करना चाहिए कि हम जो चीज़ खोज रहे हैं बस मुझे पता होना चाहिए कि जब इसमें मैं इंटर कर रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मिल रहा है मैं उसको कंज्यूम कर रहा हूँ। एक संयम होना चाहिए। हाँ, खुद बिल्कुल। में अनुशासित होकर अगर हम कंटेंट को देखें कि क्या जानकारी में चाहिए और हम कितना उसे ले बिल्कुल। तो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। बहुत फ़ायदेमंद है। और जॉब के साथ में अगर हम लगातार यूट्यूब चैनल ही देखते रह गए तो पता चला कि फिर ध्यान कहीं और ही बिल्कुल, चला गया बीच बिल्कुल, बीच में। बिल्कुल। तो आपने अपनी तैयारी में कितना इससे फ़ायदा उठाया? मैंने काफ़ी फ़ायदा उठाया है क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऑप्शनल के भी कुछ टॉपिक्स थे, मैंने यूट्यूब के थ्रू देखा था। जैसे थिंकर्स के कुछ सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल था, तो वहाँ पे थिंकर्स के कुछ टॉपिक्स थे जिसको मैंने यूट्यूब के माध्यम से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर किया। फिर ज्योग्राफी के टॉपिक्स है, वहाँ पे फिगर्स है, मैप्स वगैरह हैं, तो काफ़ी मदद मिली मुझे ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से, अदर सोर्सेस से। बट मैंने उसको काफ़ी मिनिमल रखा और जितनी मुझे आवश्यकता थी उतना ही मैंने इस्तेमाल किया। चूँकि मेरे पास टाइम था नहीं, तो दिस वाज़ वन ऑफ द फैक्टर कि मैं कर नहीं सकता था। तो कोई एक चीज़ें हैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है बट उसमें 1 घंटा लग रहा है, तो मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे उतनी ही देर में काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़नी है। सो शॉर्ट्स वीडियो है मैं देखा करता था, तो काफ़ी मतलब 4-5 मिनट के वीडियोज़ थे थिंकर्स वाले, तो काफ़ी मुझे हेल्प मिला यूट्यूब के माध्यम से। बात की जाए कि आपकी पूरी तैयारी की एक राह में और सफलता की मंजिल में, इस दौरान आप दृष्टि आईएएस से किस तरह से जुड़े या दृष्टि आईएएस आपकी सफलता में किस तरह से आपका साथ दिया? दृष्टि आईएएस का कंट्रीब्यूशन रहा है। मैंने प्रीलिम्स में तो कोई टेस्ट सीरीज़ किसी से भी नहीं लिया था, लेकिन मेंस टेस्ट सीरीज़ मैंने लास्ट ईयर मतलब 2021 में भी मैंने दृष्टि आईएएस का मेंस टेस्ट सीरीज़ लिया था एंड 2022 में भी लिया था, तो उससे मुझे काफ़ी मदद मिली थी। ऑल्दो मैं पूरे टेस्ट नहीं लिख पाया था, बट एक टेस्ट मैंने लिखा था, मतलब जीएस का और ऑप्शनल का, तो मुझे मदद तो काफ़ी मिली थी। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि आप शेड्यूल टाइम में पेपर को ख़त्म कर पा रहे हैं कि नहीं, तो वो मुझे लगता है टेस्ट सीरीज़ देने के बाद मेरा काफ़ी इम्प्रूव हुआ था। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कि जैसे कि लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको सब कुछ पता है लेकिन सीमित समय में उसका जवाब लिखना है, तो उसका अभ्यास न होने के चलते पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाता या जवाब उतने बेहतर तरीके से हम नहीं दे पाते वो भागम भाग में? जी बिल्कुल, मतलब ऐसा तो अक्सर ही होता है क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास नॉलेज है, वो चीज़ों को कर सकते हैं, अगर टाइम की लिबर्टी हो तो शायद बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं, बट वही तो टेस्ट है। मतलब कि आप उतने लिमिटेड समय में चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज़ करके बेटर वे में प्रेजेंट करते हैं, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसीलिए मैंने जैसे कि पहले भी कहा था कि मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम मैनेजमेंट जो कि मुझे टेस्ट सीरीज़ से ही हमें पता चलता है कि हम कितना कर पा रहे हैं, जो क्या कमी है हमें कैसे इम्प्रूव करें। तो उस यात्रा में एंड इंटरव्यू में भी दृष्टि का कंट्रीब्यूशन रहा है। अब बात की जाए इंटरव्यू की, उसकी तैयारी आपने कैसे की? क्या कोई खास तैयारी की या तैयारी के दौरान ही आपकी तैयारी हो गई? इंटरव्यू मुझे लगता है जैसा कि कहा भी जाता है पर्सनालिटी टेस्ट है, तो आपका क्या व्यक्तित्व है उसकी पहचान करता है, उसका टेस्ट करता है। तो नॉलेज तो आपका है ही, आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है, आपने मेंस क्लियर किया है, तो आपके पर्सनालिटी का टेस्ट है, आप कैसे अपने विचारों को रखते हैं। तो मुझे लगता है, और मैंने कुछ स्पेशल बहुत प्रिपरेशन नहीं किया था, मैंने मॉक इंटरव्यू दिए थे जिससे मुझे काफ़ी मदद भी मिली थी। हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं थोड़ा लोगों से बात करने में, तो ये मदद मिली थी। बट ओवरऑल इंटरव्यू का कुछ डेडिकेटेड प्रिपरेशन तो मुझे नहीं लगता है कि आवश्यकता है, या फिर मैंने तो नहीं किया था डेडिकेटेड प्रिपरेशन। करंट अफेयर्स थोड़ा देख लिया था एंड मॉक इंटरव्यू मैंने दिए थे, तो
इंटरव्यू का प्रिपरेशन का पार्ट मेरा यही था। अब पूरी तैयारी की बात हमने कर ली कि किस तरह से आपने मन बनाया, किस तरह से आपने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी शुरू की और फिर उसके बाद अब सफल हो चुके हैं। तो इस पूरी यात्रा के दौरान बहुत सारे अनुभव आपके पास आए होंगे, तो अपने अनुभवों के आधार पर आप मुझे बता सकते हैं कि आपने अपने अंदर कौन सी खूबी महसूस की और कौन सी खामी महसूस की? हालांकि शायद वो खामी आप दूर कर चुके हों क्योंकि सफल हो चुके हैं, तो कोई ऐसी बात जो खूबी और खामी में आप देखते हैं? तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो सिविल सेवा की परीक्षा थी, तो वो मैंने शुरुआत जो की थी, तो शुरू में मुझे लगता नहीं था कि शायद हो पाएगा कि नहीं, इतना कठिन एग्ज़ाम है और वो भी जॉब के साथ साथ कर पाएंगे कि नहीं। कुछ लोग मुझे मिले थे जो कई बार इंटरव्यू दे चुके हैं, तो मुझे लगता था कभी कुछ लोग डेडिकेटेड प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, वो अगर नहीं कर पा रहे तो शायद क्या मैं जॉब करते हुए कर पाऊँगा। तो ये एक सेल्फ डाउट जो था वो मतलब बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। तो पीरियड के दौरान जो इस खामी को मैंने, जो एक सेल्फ डाउट वाली बात थी, उसको मैंने स्ट्रेंथ में बदला एंड जो एक खुद पे एक विश्वास था, एक बिलीफ था, वो मैंने डेवलप किया। तो और ये प्रिपरेशन के दौरान ही आया जब मैंने तैयारी शुरू की। तो उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ, और जब मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो मैं इस यात्रा पे आया। और वो मुझे लगता है एक ट्रस्ट, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे बिलीफ खुद पे आ गया, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और मेरे प्रिपरेशन में भी आए, लेकिन जो मुझे एक बिलीफ डेवलप हो गया खुद में, मुझे लग गया था कि हाँ मैं कर सकता हूँ। जो तमाम चीज़ें हैं, जो सिलेबस वगैरह है और जो क्वेश्चन को देख के मुझे लग रहा था कि नहीं मैं किया जा सकता है, हो सकता है टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए लेकिन मैं कर सकता हूँ। तो ये एक खामी थी शुरू में, तो लास्ट में जाके मैंने इस पे बहुत काम किया। और अगर खूबी की बात करें तो एक कंसिस्टेंसी, दो एक बार जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की तो एक जो कंसिस्टेंसी थी उसको मैंने बरकरार रखा। तो हो सकता है कभी मुझे कम पढ़ने का मौका मिला या कभी ज़्यादा मिला, बट ऐसा नहीं हुआ कि कम्प्लीटली ब्रेक हो गया, मतलब मैंने छोड़ दिया कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ये मेरा स्ट्रेंथ था जिसके कारण से मैं फाइनली कर पाया। कोई नज़रिए में बदलाव आया? जी बिल्कुल, नज़रिए में बदलाव ये आया कि जैसे कि मैं पहले अपने पर्सपेक्टिव को ज़्यादा तवज्जो देता था, तो मैंने प्रिपरेशन के दौरान ये पाया कि मैंने दूसरों का पर्सपेक्टिव, वो कैसा सोचते हैं, उनको भी मतलब अपने अकाउंट में लेने लगा कि हाँ उनका पर्सपेक्टिव क्या है। उनको पर्सपेक्टिव में ध्यान में रखते हुए मैंने फिर एक सोच डेवलप की, जो मुझे लगता है इस प्रिपरेशन के दौरान ही हुआ, जो कि एक बेटर है ना सिर्फ एग्ज़ाम के लिए बल्कि एक लाइफ के लिए। क्योंकि सबके अलग अलग नज़रिए होते हैं अपनी अपनी जानकारी के अनुसार। हमारा नज़रिया कुछ और हो सकता है सामने वाले का नज़रिया हमसे बेहतर हो। तो वो एक दो दूसरों का पर्सपेक्टिव अपनी सोच में लाना, ये मुझे लगता है कि मैंने डेवलप किया इस पीरियड के दौरान। बहुत सारे विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि पढ़ाई करने का सही तरीका ये है कि अपना अकेले में पढ़ो, अपने आप को पैक कर लो एक कमरे के अंदर। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको लगता है कि हाँ अकेले पढ़ो लेकिन एक समय दो डिस्कशन करने का, तो ग्रुप डिस्कशन बड़ा चलता है। तो ये दोस्ती, यारी और ग्रुप डिस्कशन तैयारी में किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकता है और किस तरह से नुकसानदायक? मैंने तो सेल्फ स्टडी किया था, तो मेरा जो पूरा प्रिपरेशन था लार्जली अकेले का ही था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग प्रिपरेशन करने वाले नहीं थे। लेकिन मुझे लगता है कि जो एक फ्रेंड्स सर्किल है, अगर वो ग्रुप अच्छा है, अगर वो सारे लोग सीरियस हैं और एक अच्छे से कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो मुझे लगता है कि ग्रुप काफ़ी फ्रूटफुल साबित हो सकता है। क्योंकि जब डिस्कशन हम लोग करते हैं अपने बैठ के, तो चीज़ें सेट हो जाती हैं, वो भूलते नहीं हैं हम लोग। क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं लेकिन जब डिस्कशन करते हैं तो सुनते भी हैं, बात भी करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं उसमें, तो चीज़ें कहीं ना कहीं सेट हो जाती है। और जैसे कि रिफ़्रेशमेंट के लिए हम लोग उठते हैं, उस टाइम हम लोग अपने फ्रेंड्स से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये तो बेनिफिट है, बट इसका एक नेगेटिव ये है कि वो चीज़ें डिस्कशन से ड्रिफ्ट बड़ी आसानी से हो जाती हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि हम किसी अलग मुद्दे में उलझ गए, उस पर डिस्कशन करने लगे, तो वो एक ईज़ी वे होता है काफ़ी, एक कि आप आसानी से अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और सेल्फ स्टडी तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग, जैसा कि आपने कहा, समय निकाल के हम लोग कुछ देर डिस्कशन कर सकते हैं। वो ये जो चैलेंजिंग प्रक्रिया है उसमें एक रिलीफ बस्टर का भी काम करता है, मतलब स्ट्रेस बस्टर का। तो वो एक मुझे लगता है कि सही है, बट उसका सही से इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो अभ्यर्थी होते हैं तैयारी के दौरान उन्हें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं हर सिलेबस में, चाहे पॉलिटी हो चाहे सोशल इशू हो, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, तो भावनाओं पे काबू नहीं रह जाता, फिर उनका व्यक्तित्व एक एस्पिरेंट से शिफ्ट होकर कुछ और होने लगता है। तो उस क्रम में उनकी तैयारी में कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं, उनकी वो भावनाएं जिस पे वो काबू नहीं रख पाते हैं। उस मामले में आपका क्या कहना है?
मुझे लगता है कि इसका कारण ये है कि हम अपने गोल को, जो हमारा गोल है, कहीं ना कहीं वो या तो वो हमारे सेट नहीं है अच्छे से, हम क्लियर नहीं है गोल को लेके, क्लैरिटी नहीं है। इस पहला कारण तो ये है। और दूसरा है कि अगर क्लैरिटी है भी तो बीच में हम डेविएट हो जाते हैं गोल से। तो अगर हमारा गोल पोस्ट हमारे नज़र के सामने रहेगा कि हम मुझे क्या करना है, और वो अगर रीज़न हमारा अगर सॉलिड है कि हम इस यात्रा में क्यों आए हैं, तो मुझे लगता है कि हम शायद इधर उधर ड्रिफ्ट नहीं करेंगे। हमारी नज़र वहीं पे है, मुझे वही करना है। और वो मुझे कोई ना स्कॉलर बनना है, ना कुछ मुझे इस पे पॉलिटिकल साइंटिस्ट बनना है। मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, और इस जो एग्ज़ाम का डिमांड है, अगर हम वो पूरा कर पाते हैं देन हम सक्सेसफुल हैं, फिर हम कुछ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अपना गोल हमेशा अपने ध्यान में रखें कि हम क्यों आए हैं। और ये तभी हो पाएगा जो हमारा रीज़न जो है वो स्ट्रांग इनफ होगा कि हम इस यात्रा में क्यों आए हैं। क्योंकि एक मैंने किताब में पढ़ा था, विक्टर फ्रैंकल की बुक है, उसमें कहा गया था, नीत्शे का एक स्टेटमेंट था कि दोज हु हैव अ व्हाई कैन एनी हाउ बियर द हाउ। तो अगर आपका वाई स्ट्रांग है तो हाउ तो आपका हो जाएगा, वो मैनेज हो जाएगा। तो मुझे लगता है वाई शुड बी स्ट्रांग इनफ, इट विल सेल यू थ्रू एवरीथिंग। अच्छा, इतनी लंबी तैयारी में आपने तीसरी बार में सफलता हासिल की 2020 से। उसके पहले से तैयारी शुरू कर चुके होंगे, तब 2020 में आपने पेपर दिया, अभी 2023 में आप सफल हुए। तो इतने लंबे समय में कभी ऐसा हुआ कि निराशा आपके ऊपर हावी हुई हो? जी बिल्कुल, ऐसा तो लगता है, क्योंकि लंबी यात्रा है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और तो निराशा होना लाजमी है कि लगता है पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। खास के जब आप फ्रेंड्स को देखते हैं जो काफ़ी दिनों से, हो सकता है आप जो अपना पीरियड देख रहे हैं उससे भी लंबा समय है, उससे भी ज़्यादा लंबे समय से कुछ लोग लगे हैं हुए। इंटरव्यू उन्होंने कई बार दिया है, 4 बार दिया है, 5 बार दिया है, लेकिन उनका नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और फिर अलग परेशानियों के कारण निराशा तो होती है। लेकिन बात वही है कि उस मोमेंट में खुद को संभालना है। तो वो एक न सिर्फ आपको एक बेटर एस्पिरेंट के कंडीशन में लाएगा, बल्कि आप लाइफ के अदर चैलेंजेस में भी आप खुद को ये कर पाएंगे। तो मेरे टाइम में भी आया, बट वही था कि मैं सोचा था कि मेरा वाई स्ट्रांग था कि नहीं, मुझे करना है, कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में मुझे करना है। तो मुझे लगता है वही जो एक फीलिंग थी वो उसने मुझे हेल्प किया। और मुझे लगता है हर एस्पिरेंट के इस जर्नी में वो वैसे मोमेंट्स आते हैं निराशा भरे, चाहे कारण जो भी हो, वो जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनका एक अलग चैलेंजेस आता है, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस है। एंड तो मुझे लगता है कि खुद में बिलीफ होना चाहिए, और मुझे रुकना नहीं है, बस मतलब कंसिस्टेंट रहना। हो सकता है उस टाइम पे हम नहीं कर पा रहे उतना, रुकना नहीं है, चलते रहना है। चल नहीं पाया तो रेंगना ही है, लेकिन रुकना नहीं है। अगर मौका मिल गया तो दौड़ना भी है। तो ओवरऑल ये जो मैराथन है उसमें मैनेज हो जाएगा, लेकिन अगर आप रुक गए तो फिर सफलता आपसे दूर होती जाएगी। तो आपने मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए कुछ और हॉबीज़ वगैरह का भी सहारा लिया? मुझे बुक्स पढ़ने का शौक़ था, तो हालांकि प्रिपरेशन के दौरान तो मुझे उतना टाइम नहीं मिलता था, लेकिन कुछ किताबें जो मैं पढ़ी थी मैंने, तो उनको मतलब जब भी टाइम मिलता था तो मेरी स्ट्रेंथ थी, और उन्हीं से मैं मोटिवेशन लिया करता था। जैसे मैंने बताया मैन सर्च फॉर मीनिंग, जो विक्टर फ्रैंकल की, और भी तमाम किताबें थी जो पढ़ के मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। जैसे कुछ उदाहरण बता दी। भगवद गीता भी मैं पढ़ता था बीच बीच में, और जो मैन सर्च फॉर मीनिंग हो गई, और जो एस्पिरेंट की जर्नी है उनसे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता था। इवन काफ़ी सारे चैलेंजिंग सिचुएशन में भी वो बाहर आए हैं, उन सब चीज़ों को देख के मोटिवेशन लगता था कि जब ये कर पा रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। और मुसीबत तो और चैलेंजेस तो सभी के लाइफ में है, तो वही लगता था मुझे। तो इन सब चीज़ों को मिला के मैं खुद को मोटिवेट रखता था। और कोई फिल्म वगैरह, कविता वगैरह? जी बिल्कुल, मूवी देखने का ही मुझे शौक़ था, तो उनसे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता था मुझे। हालांकि इस दौरान तो ज़्यादा कुछ मैं देख नहीं पाया क्योंकि उतना टाइम नहीं था। तो एक उदाहरण के तौर पर एक मूवी मैंने देखी थी, कास्ट अवे, जो मुझे अक्सर ध्यान रहता था। टॉम हैंक्स की वो मूवी है, अगर आपको समय मिले तो आप भी देख सकते हैं। तो उसमें एक टॉम हैंक्स जो है वो आइलैंड पे फंस जाते हैं, और कुछ भी उनके पास नहीं होता है, और लगता है कि लाइफ एंड डेथ कभी भी आ सकता है, तो एकदम कोई भी नहीं उनके साथ। तो जब वो निकलते हैं एनी हाउ वहाँ से, तो उनसे पूछता है कि कैसे वहाँ पे आप सर्वाइव किया ऐसे मोमेंट पे। तो वो बोलते हैं कि मैं बस यही सोचा करता था कि आई जस्ट न्यू कि व्हाट आई हैव टू डू, आई जस्ट कीप ब्रीदिंग बिकॉज टुमारो द सन विल राइज एंड हु नोज व्हाट द टाइड में ब्रिंग। तो कोई नहीं जानता है, जो आपने बताया कि जो लो मोमेंट है हमारा, उसमें जस्ट हम लोग को मूव करना है। जैसे कि उन्होंने उस मूवी में कहा कि वी हैव टू जस्ट कीप ब्रीदिंग, क्योंकि उसके अलावा वो वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते थे,
कि क्या पता कि आपका जो अगला सन है वो क्या लेके आएगा उस यात्रा के दौरान। और जो रिजल्ट का दिन होता है वो वही एक सवेरा होता है जो आपके लिए कोई अलग दिन लेके आता है। वो 7th जो लास्ट मंथ में जो वो दिन था वो मेरे लिए था जो एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया मेरे लाइफ में। तो अगर आप लगे रहते हैं उस यात्रा में लो फेज़ में तो ज़रूर आएगा वो आपके लिए दिन। और कविताओं का कोई आपको इंटरेस्ट है? हाँ, कविताएं भी अच्छी लगती हैं मुझे और मोटिवेशन मिलता है उनसे। कोई कविता सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल। एक कविता है जो मुझे बहुत मोटिवेट करती थी, तो मैं वो सुनाना चाहूँगा। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पे बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। वाह, कविता बड़ी शानदार रही आपकी। और एक सवाल आखिरी हमारा इस एपिसोड का वो ये है कि जो विद्यार्थी हैं, सारे सवालों को उनको जवाब मिल भी जाते हैं तो उन्हें लगता है कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, कोई सवाल जो हमने पूछा नहीं है जिसका जवाब हमें जानना ज़रूरी है। तो वही सवाल हमारा है कि आप विद्यार्थियों को चलते चलते क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं स्टूडेंट्स को यही सलाह देना चाहूँगा कि ये एक स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। आपको बहुत लंबे समय तक इस यात्रा में जुड़े रहना होगा। तो आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें, आप खुद में विश्वास रखें कि आप कर सकते हैं। तमाम असफलताओं को देखते हुए, अपने आसपास को देखते हुए, चैलेंजेस को देखते हुए भी आप खुद में विश्वास रखें कि आप कर सकते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, बट यू कांट विन एवरी बैटल, यू हैव टू चूज़ द बैटल विच यू वांट टू विन। तो वो कौन सी बैटल है जो आप चूज़ करना चाहते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इस बैटल को चूज़ किया है जो कि सिविल सेवा है, तो आपको इस बैटल को ही फोकस रखना पड़ेगा। जैसे अर्जुन ने चिड़िया की आँख को देखा था, आपको इस बैटल को ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी जो बैटल्स हैं जो जॉब में आते हैं या फिर आपके आसपास के लोग कुछ बोलते हैं, उन सारी चीज़ों को आपको दरकिनार करते हुए आपको ध्यान रखना होगा कि आप क्यों आए हैं इस यात्रा में और आपको किस चीज़ की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। आपको सिविल सेवा में आना है, यही आपकी लड़ाई है। आप बाकी जो चीज़ें हैं वो सब समय के साथ ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ये रह जाएगा। अगर आप इस सफल होते हैं तो ये ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा। और आप में आत्मविश्वास जो आप में एक कभी, जैसा कि मुझे लगा था कि शायद मैं कर पाऊँगा कि नहीं, आज मैं खुद को इस स्थिति में देख कर बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा एस्पिरेंट्स को। जैसा कि आपने देखा, हार तब होती है जब मान लेते हैं और जीत तब होती है जब हम ठान लेते हैं। तो आज उसी के सबसे बड़े उदाहरण हमारे साथ थे हमारे मेहमान आशुतोष कुमार। आशुतोष जी, आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से, और आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।